माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 161 श्री दुर्गादास उल्के। प्रश्न क्रमांक 161। प्रश्नकाल के बाद आपको समय दिया जाएगा। महोदय जी, पंचायतों को प्रश्नकाल में कोई स्थगन नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न के प्रति उत्तर की अपेक्षा करता हूं। महोदय जी, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा मध्य प्रदेश में जहां सर्वाधिक जनजातीय समाज निवास करता है वहां पंचायत स्तर पर कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज संस्थानों को मजबूत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलजुल कर ये कार्य करते रहते हैं। राज्य पंचायत ये राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकार के माध्यम से पंचायतों को जितने ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं उतना ही उनका निष्पादन अच्छी तरह से होता है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय वित्त आयोग और संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को सक्षम करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करते रहते हैं और बढ़ावा देते रहते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की 2 बार ट्रेनिंग दी जाती है। ओरिएंटेशन प्रबोधन का ट्रेनिंग दिया जाता है तथा 2 साल के अंदर रिक्रिएशन यानी पुनश्चर्या के लिए भी प्रबोधन किया जाता है ताकि प्रभावी ढंग से पंचायतों में चुन के आए वो जनप्रतिनिधि है वो अपना कार्य कुशलता से करे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के लिए और जिस पंचायत में कंप्यूटर नहीं है उसको कंप्यूटर देने के बारे में भी इसमें प्रावधान है। केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत आवश्यक कई बुनियादी सुविधाएं है उस सुविधाओं का काम किया जाता है, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, ऐसे काम वित्त आयोग के माध्यम से किए जाते हैं। मुझे बताने में खुशी है कि जब 10वां वित्त आयोग आया था तो उसका बजट था 4,380 करोड़। 11वां वित्त आयोग आया उसका बजट 8,000 करोड़ था। फिर 12वां वित्त आयोग आया उसका बजट 20,000 करोड़ था। तो 13वां वित्त आयोग आया, 13वां वित्त आयोग का बजट 60,050 करोड़ था। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई और पंचायतों को सक्षम करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया और 14 वित्त आयोग में 2,02,92 करोड़ रुपए का प्रावधान पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया और 2021 से 26 के लिए 15 वित्त आयोग आया। उसके अंतरिम 20-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और 21 से लेकर 26 तक 2,36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अंतरिम और मूल दोनों को जो अगर जोड़ा जाए तो पंचायतों को सक्षम करने के लिए लगभग 2,97,555 करोड़ का प्रावधान फाइनेंस कमीशन के माध्यम से इस पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया है। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में जनजाति के विषय में उन्होंने एक सवाल पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से शाश्वत करना चाहूँगा कि संविधान के 90वें प्रावधान के तहत पंचायत स्तर के सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन
करने की जिम्मेदारी ये राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची मैं माननीय सदस्यों को दूंगा। हाल ही में हमारे मंत्री जी ने सभी राज्य सरकार को पत्र लिखा है, उनमें उन्हें विनती की है कि सभी ग्राम सभाओं को सक्षम करके केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है वो गांव तक जाने के लिए जिला पंचायत के माध्यम से गांव को जागृति लाने के लिए काम करे, ताकि जनजाति समाज के लिए जो योजना है वो उन तक पहुंचाने का काम करे। हाँ जी, मेरा पूरक प्रश्न है कि जनजाति क्षेत्र में पंचायतों को क्या क्या विशेष अनुदान प्रदान किया जा रहा है जिससे जनजाति क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देश में जनजातीय आबादी के विकास के लिए सरकार के कई मंत्रालय, जैसे हाल ही में जनजाति मंत्रालय के माध्यम से इसी हाउस में उत्तर दिया गया था कि केंद्र सरकार के 42 ऐसे मंत्रालय हैं जो जनजाति के लिए काम करते हैं। जैसे शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट के माध्यम से निधियों का आवंटन किया जाता है। इसमें अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से निधियों का आवंटन होता है। राज्यों के सभी पंचायतों के विकास के लिए हर एक मंत्रालय उनके विकास के लिए निधि का आरक्षित करना ये जरूरी समझ के उसका आरक्षण करते रहता है। जैसे हमारे मंत्रालय के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में विकास के लिए 83 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान किया है। जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से जनजाति क्षेत्र के पंचायतों के विकास के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो अनेक मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सम्माननीय सदस्य के जानकारी के लिए मैं 2-4 ऐसी योजना बताऊंगा। जैसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव योजना है, संविधान अनुच्छेद के तहत अनुदान 275(1) का प्रावधान है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पीवीटीजी का विकास करना है। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान है। ऐसी कई योजनाएं हैं। अगर मंत्री जी सम्मानीय सदस्य मुझे मिलेंगे तो उनको मैं निश्चित तौर पर जानकारी दूंगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 162 श्री राजमोहन उन्नीथन। माननीय मंत्री जी पटल पर रखा हुआ। राजमोहन उन्नीथन। क्वेश्चन नंबर 163 श्रीमती रीता पाठक। बहुत धन्यवाद करती हूँ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार का देश में जैविक उर्वरकों के उत्पादन और खाद्यान्न की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है क्या? और इसमें ऐसी कितनी योजनाएं जोड़ी गई हैं जिसमें हमारे जैविक खेती को लेकर हमारे किसान भाइयों को आगे आने वाले समय में और उनकी खेती में फायदा होने वाला है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्राकृतिक खेती और जैव उर्वरक पर प्रश्न किया है, भारत सरकार के द्वारा ये लगातार प्रयास रहा है कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक को बढ़ावा दिया जाए और निश्चित रूप से 2015-16 के बाद में इसके ऊपर विशेष बल दिया गया और उसका परिणाम ये रहा कि प्राकृतिक खेती का एरिया भी लगातार बढ़ा है और नेचुरल फार्मिंग की जो पद्धति है वो एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसमें किसानों को जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत के माध्यम से भी किसान खेती करता है। और प्राकृतिक खेती के अंदर हमने एक अपना अभी नया मिशन भी प्रारंभ किया है जिसमें नेचुरल फार्मिंग ऑन नेचुरल फार्मिंग का है। इस प्राकृतिक खेती के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नमामि गंगे का जो क्षेत्र है जिसमें 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको उसके अंदर लिया गया है और आईसीआर के द्वारा भी इसमें एक सिलेबस के अंदर भी इसको डाला गया है कि सिलेबस के अंदर नेचुरल फार्मिंग को किस तरह से बढ़ाया जाए और उसके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है
उनके अंदर विशेष क्लस्टर के रूप में भी उनको तय किया गया कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को। उन कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्टों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसके साथ ही हमारे जो सिलेबस के अंदर 40 ऐसे पाठ्यक्रम को भी उसमें अंदर डाला है और इसको लेकर हमने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। इसका बजट भी का भी प्रावधान किया गया है जिसमें लगभग 2481 करोड़ का अलग से बजट प्रावधान किया गया है। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको जिस तरह से फर्टिलाइजर या जिस तरह से खाद्य के अंदर खाद के रूप के अंदर भी इसमें 25 जैविक उर्वरकों के इकाइयों का भी तय किया गया है। उसके अंदर जो इकाइयां लगाते हैं उनको सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है ताकि इसके ऊपर ज्यादा बल देकर और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने देश के युवाओं को जैविक खेती के प्रति आकर्षित करने एवं उसके फायदे को ध्यान में रखते हुए मूल शिक्षा नीति में जैविक खेती से संबंधित कोई पाठ्यक्रम जोड़े जाने की योजना बनाई है? यदि है तो मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति है? अध्यक्ष महोदय। अन्य अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग वैसे तो अपने परंपरागत कई वर्षों से किसान करता आया है, लेकिन बीच में जिस तरह से पेस्टिसाइड और दूसरी खाद के ऊपर किसान जाने लगे, लेकिन 2014 के बाद 15-16 के बाद में जिस तरह से इसके ऊपर काम किया गया और अभी जैसा कि नेचुरल फार्मिंग जिसमें बीजामृत है, घन जीवामृत है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देकर और काम किया गया जिसमें हमारा लगातार क्षेत्रफल और एरिया भी बढ़ता जा रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए आज कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और विशेषकर इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और सिलेबस के अंदर जो मैंने जैसा पहले अपने जवाब में बताया है कि सिलेबस है उसके अंदर भी डाला गया है और उसके 40 पाठ्यक्रमों के अंदर पाठ्यक्रम बनाए गए ताकि अधिक से अधिक हमारे युवा हैं वो भी इसको सीख सके और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम कर सके। और इसी के साथ में लगभग हमने 7100 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी हमने अलग से ट्रेनिंग दी है ताकि वो मास्टर ट्रेनर के रूप में जाकर अलग अलग गांवों के अंदर जाकर किसानों के खेत में जाकर भी वो ट्रेनिंग दे सके। और साथ ही वो साइंटिस्ट हैं जिनको भी अलग अलग हमारे लगभग 20 ऐसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रोजेक्ट भी चयन किए गए हैं ताकि उनके ऊपर रिसर्च करके भी रिसर्च किया जाए और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और इसके परिणाम के स्वरूप ही ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के अंदर उत्पादन में भी कई ऐसी क्रॉप आई है जिनके अंदर हमें यील्ड में भी वृद्धि दिखाई गई है। तो इसके ऊपर विशेष बल हमारी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और नया पाठ्यक्रम है उसमें भी हमने शामिल किया है। सुनील कुमार पिंटू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से प्रश्न का जवाब दिया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि जैविक खाद की बढ़ावा आपने 2015-2016 से शुरू किया है और अभी तक मात्र 16 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है जो इससे लाभान्वित हो पाए हैं। क्या सरकार आने वाले दिनों में और कब तक कोई एक टाइम हो कि जिससे जैविक खादों पर हमारे पूरे देश के किसान आत्मनिर्भर हो सके और विदेश से मंगाने वाले हम फर्टिलाइजर पर से पूरी तरह अपने आप को मुक्त कर सके, ऐसी कोई योजना सरकार के पास है कि जैविक खाद को ही बढ़ावा देकर हम देश के पूरे किसानों को विदेशी खाद्यों से मुक्ति दिला सके? ऐसी कोई योजना है तो सरकार पूरे विस्तार से बतलाने का कष्ट करे। इसमें मेरा कहना है कि जो प्राकृतिक खेती का जो मिशन हमने अभी प्रारंभ किया है उस मिशन के अंदर इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है ताकि हमारे जो जैविक खाद है वो जो नेचुरल फार्मिंग है चाहे जैविक खाद है उसके जो प्रोजेक्ट जो लगाता है उनको भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है ताकि वो अधिक से अधिक सब जगह लगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि ये एरिया भी जो ऑर्गेनिक का जो जिस तरह से क्षेत्रफल है वो भी लगातार बढ़ा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमारी जो क्षेत्रफल है उसके अंदर लगातार वृद्धि हुई है
और क्षेत्रफल है जो पहले इसका एरिया था 10 लाख 12 लाख लगभग हेक्टर एरिया था, जो बढ़कर अभी 59 लाख हुआ है। यानी कि 2014-15 में जो एरिया था वो 11,84,000 लाख हेक्टर था, जो बढ़कर 59 लाख हेक्टर हुआ है। एरिया बढ़ा है और इसके साथ ही साथ हमारे जो केमिकल के अंदर जो होता है, केमिकल के अंदर भी कमी आई है। जैसा कि पहले जो 2013-14 तक जो केमिकल का उपयोग जिस तरह से होता था पेस्टिसाइड का, वो लगभग 58,613 टन होता था, जो घटकर अभी 51,51,597, यानी कि लगभग 6,000 टन पेस्टिसाइड का भी उपयोग देश में कम हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसका इम्पैक्ट है वो जो भी जब हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक की खेती के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पेस्टिसाइड में भी देश भर में कमी आई है। श्री टी.आर. बालू जी, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।